Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and assalamu alaikum, dear students of class 3. Class 3 students, I hope you all are feeling well today. Our today's lecture is about Quaid-e-Azam. In today's lecture, we are going to study biography of Quaid-e-Azam, information about his life, main points about his life, and his struggle for Pakistan independence. तो आज के लेक्चर में हम ये मेन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स कम टू हिज फर्स्ट टॉपिक which is about the biography of Quaid-e-Azam. Quaid-e-Azam was born on 25 December 1876. वो कब पैदा हुए? वो 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। And he died on September 11, 1948. और वो 11 सितंबर 1948 को वफात पा गए। He is also known as बाबाए-कौम, और Quaid-e-Azam को बाबाए-कौम भी कहते हैं। It means that he is known by the name of बाबाए-कौम। तो बाबाए-कौम के नाम से भी वो जाने जाते हैं। Our next slide is about he was a politician, lawyer and Pakistan's first Governor General. वो एक अजीम रहनुमा थे, पॉलिटिशियन, सियासतदान थे, ठीक है, because he took part in the politics of his time and he was also a lawyer, और वो एक वकील भी थे। और जब पाकिस्तान बन गया, ठीक है, अलग मुल्क के तौर पे, तो he became the first Governor General of Pakistan, तो वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बन गई। He is also known as Quaid-e-Azam और ग्रेट लीडर। उनको ग्रेट लीडर भी कहते हैं। ग्रेट लीडर मतलब वो एक अजीम रहनुमा थे पाकिस्तान के। He successfully campaigned and led Pakistan's independent from India and became its first leader. फिर उन्होंने पाकिस्तान की मुहिम भी चलाई, पाकिस्तान के लिए कोशिश की, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए कोशिश की, मेहनत की, और जब पाकिस्तान बन गया इंडिया से, भारत से वो जुदा हो गया, ठीक है, तो वो उसके पहले रहनुमा बन गए। मीन्स कि जब Quaid-e-Azam ने पाकिस्तान आज़ाद किया, मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल किया, तो वो उसी पाकिस्तान के पहले अजीम रहनुमा बन गए और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी बन गए। फिर हम आते हैं उनकी अर्ली लाइफ की तरफ कि उनकी इब्तिदाई जिंदगी किस तरह थी। His father was a prosperous Muslim merchant, जिना पूजा। आपके वालिद क्या थे? वो एक मुसलमान ताजर थे, ठीक है, मर्चेंट, ताजर। मर्चेंट is a person who buys, purchase and sell goods and commodities. मर्चेंट ताजर को कहते हैं। ताजर वो बंदा होता है जो तिजारत करता है, चीजें लेता है, खरीदता है, फिर बेचता है पैसों के लिए, ठीक है, फॉर प्रॉफिट्स। मतलब प्रॉफिट्स का मतलब इधर ये है कि वो कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो तिजारत करते हैं। तो his father was a merchant and his name was जिना पूंजा। उनके वालिद का नाम जिना पूंजा था। He received his early education at the Sindh Madrasa and later at the Mission School, Karachi. उन्होंने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? इब्तिदाई तालीम, अर्ली एजुकेशन मतलब इब्तिदाई तालीम उन्होंने सिंध मदरसा से हासिल की और बाद में वो मिशन स्कूल कराची चले गए। His father wanted him to acquire business experience, but he decided to become a barrister. उनके वालिद चाहते थे कि वो एक बिजनेसमैन बने, मतलब वो एक बिजनेस करे, अपना बिजनेस वाला आदमी बने, लेकिन Quaid-e-Azam खुद क्या चाहते थे? वो खुद ये चाहते थे कि मैं एक बैरिस्टर बनूं, ठीक है, एक बड़ा वकील में बन जाऊं। फिर उनके अर्ली एजुकेशन के बाद क्या हुआ कि ही मैरिड एट द एज ऑफ 16 ईयर्स। 16 साल की उम्र में उन्होंने शादी की। एंड ही लिफ्ट इंडिया एंड वेंट टू लंदन, और उन्होंने भारत फिर छोड़ दिया और
कहाँ चले गए? लंदन चले गए, इंग्लैंड चले गए। But both his mother and wife died when he was there. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? उनकी 16 साल की उम्र में शादी हो गई। और शादी किससे हो गई? उनकी पहली बीवी का नाम था इमीबाई जिनास फर्स्ट वाइफ। ठीक है, इमीबाई उनकी पहली बीवी का नाम था। तो जब वो भारत छोड़ के लंदन चली गई तो फिर वहां क्या हुआ उनके साथ कि उनकी माँ और वाइफ, जो पहली वाइफ थी, वो दोनों वहां पर वफात पा गई। When he was in England, he observed, जब वो इंग्लैंड में थे तो वहां उन्होंने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया? That many people when he was in England, he observed, when he was in England, जब वो इंग्लैंड में थे, भारत छोड़ के इंग्लैंड चले गए तो वहां उन्होंने देख लिया that many people from India became slaves and were treated poorly. वहां उन्होंने ये देखा कि भारत कि जितने भी लोग इंडिया में थे, they were slaves, they were means enslaved, उनको कैदी बना दिया गया था उन लोगों को, और उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा था। they were treated poorly का मतलब कि उनके साथ वहां के लोगों का सलूक अच्छा नहीं था। and he realized, और उन्होंने ये पाया, उनको ये मालूम हुआ that there is a difference of treatment between the rulers and the ruled। और ये भी देख लिया कि वहां के जो रूलर्स थे और रूल थे उनमें बहुत ज्यादा फर्क महसूस होता था। ठीक है, फर्क क्यों महसूस होता था? कि वहां के जो रूलर्स थे, रूलर्स वो लोग होते हैं जो हुक्मरानी करते हैं, ठीक है, जो लीडर्स होते हैं, एंड द रूल, और जिन पे वो लोग जिन पे हुकूमत की जाती है। मतलब जो रूलर्स होते हैं, दे रूल द रूल, वो लोगों पे हुकूमत करते हैं। तो रूलर्स वो लोग होते हैं जो हुकूमत करते हैं, हुक्मरानी करते हैं लोगों पे, एंड द रूल जो जिन पे हुकूमत की जाती है। तो वहां के रूलर्स और रूल के दरमियान उन्होंने बहुत ज्यादा फर्क महसूस किया। The next point is about that his father decided to send him to England to acquire business experience. However, he made up his mind to become a barrister, married at the age of 16 years old before he left India and went to London. However, both of his mother and wife died when he was in London. He then continued his study at, अच्छा, जब वो फिर लंदन चले गए तो वहां उन्होंने अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखा। ठीक है, अपनी स्टडीज को जारी रखा। और क्या एजुकेशन उन्होंने हासिल की और कौन सी इंस्टीट्यूट से हासिल की? एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी स्टडीज जारी रखा। एंड एट लिंकन्स इन एंड लंदन, और लंदन में जो लिंकन्स इन है, ये लिंकन्स इन जो है ये वहां का एक लॉ कॉलेज है। ठीक है, जहां से कानून की स्टडीज हासिल की जाती है। ठीक है, लिंकन्स इन से कानून की स्टडीज हासिल की जाती है। तो लिंकन्स इन से उन्होंने लॉ किया और वो फिर बैरिस्टर बन गए बाद में। ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज इन 2 years, और 2 सालों में वहां पर उन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की एंड बिकेम द यंगेस्ट बैरिस्टर ऑफ इंडिया, और इंडिया के यंगेस्ट बैरिस्टर वो बन गए। यंगेस्ट मतलब के सबसे कम एज वाला बैरिस्टर कायदे आजम ही थे। डिपार्चर टू इंग्लैंड, डिपार्चर टू इंग्लैंड का मतलब ये है कि जब वो इंग्लैंड चली गई तो वहां उनके साथ फिर क्या होता है? while he was in England, जब वो इंग्लैंड में थे, when he was staying in England, जब वो इंग्लैंड में कयाम कर रहे थे, he was terrified by the fact, वो इस बात से बहुत ज्यादा डर गए थे that so many people from India became slave there and treated poorly. He realized that there is difference of treatment between the rulers and the ruled. इसकी भी हमने बात की
कि जब वो वहां पे थे, वहां पे वो रह रहे थे, तो उसी दौरान उन्होंने देख लिया कि लोगों के साथ बहुत, कौन से लोग, मतलब कि वहां के जो लोकल लोग थे इंग्लैंड के, वो इंडिया के लोगों के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आ रहे थे। It was, however, he was inspired by दादाभाई नेहरू जी। वो दादाभाई नेहरू जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। अब ये कौन बंदा है, ये बंदा कौन था? ये वो बंदा था who won an election, जिन्होंने इलेक्शन जीत लिया, and became a member of ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये भी वहाँ, ये दादाभाई नेहरू जी वहाँ भी इंग्लैंड में थे और उन्होंने इलेक्शन जीत लिया था, ठीक है, इंग्लैंड में, और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला बंदा था। पहला बंदा वो था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर बन गया। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये फर्स्ट टाइम के लिए ऐसा हुआ इन द 50-year ब्रिटिश रूल इन इंडिया दैट एन इंडियन वॉज एबल टू मेक अ वे टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और 50 बरतानिया की 50 साल हुकूमत में ये पहली दफा ऐसा हुआ कि इंडिया के लोगों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी जगह बना ली, ठीक है। मतलब ये है कि पार्लियामेंट में वो चली गई अंदर और पार्लियामेंट के वो मेंबर बन गई। कौन से पार्लियामेंट के? ब्रिटिश पार्लियामेंट की। अच्छा, अब ये पार्लियामेंट का क्या मतलब है? पार्लियामेंट वो जगह होती है, दैट बॉडी वेयर लॉज आर एनेक्टेड, ठीक है, वो जगह जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं। तो हम उसी जगह को क्या कहते हैं? उसी को हम पार्लियामेंट कहते हैं, या इसको हम लेजिस्लेचर भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद कायदे आजम मुस्लिम लीग मेंबर बन गए। मेंबरशिप ऑफ द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के मेंबर वो किस तरह बने, क्यों बने और कब बने? तो द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906। 1906 में जब मुस्लिम लीग बनाया गया इसको। ये मुस्लिम लीग कब बना था? ये आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है कि व्हेन मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड। तो मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906। मुस्लिम लीग बना था 1906 में, 1906 में बना था। एट फर्स्ट, पहले में क्या हुआ कि जिन्ना डिडंट हैव एनी इंटरेस्ट एट ऑल। जब ये बन गया था 1906 में, तो पहले में जिन्ना इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था, ठीक है, जिन्ना को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। However, राइट करना है बच्चों, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स। अगर आप इन स्लाइड्स से स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। But at the end, listen, at the end we will give you time to take screenshots of all these slides, ठीक है। एंड में हम आपको 3 मिनट्स देंगे, उसमें आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। फिर जब मुस्लिम लीग की हम बात करें, जब 1906 में मुस्लिम लीग बना, तो पहले जिन्ना को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। However, he joined the Muslim League in 1913. लेकिन फिर बाद में 1913 में वो मुस्लिम लीग के मेंबर बन गए, ठीक है। पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर 1913 में इसके मेंबर बन गए, बट विदाउट लीविंग द कांग्रेस। लेकिन मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने से पहले वो नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो उसके मेंबर थे। द मुस्लिम इन 1906, 1916, फिर 1916 में क्या होता है कि ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग। 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, वो उसके मेंबर बन गए, और फिर 1916 में वो मुस्लिम लीग के पहले सदर बन गए, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग के सदर बन गए। एज अ मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग, जब वो मुस्लिम लीग के मेंबर थे, मुस्लिम लीग के मेंबर के होने की हैसियत से जिन्ना बिगेन टू वर्क फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो जिन्ना ने क्या काम शुरू किया? उन्होंने ये काम शुरू किया कि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम करें। मतलब ये कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम करना शुरू किया। Muhammad Ali Jinnah really tried to bring the Muslim League and the Congress closer to each other. फिर मोहम्मद अली जिन्ना की ये भी कोशिश थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ लाए, ठीक है, एक दूसरे के करीब लाए। जिन्ना also,
ये एक दूसरे के करीब लाने का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग और जो नेशनल कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी थी और नेशनल कांग्रेस हिंदू की पार्टी थी, इंडिया के लोगों की पार्टी, ठीक है। तो इन दोनों में इख्तिलाफात बहुत ज्यादा थे। इख्तिलाफात मतलब ये दोनों लोग जो थे मुसलमान और हिंदू एक ही जगह पे रहते थे, लेकिन इन लोगों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। तो एक मुसलमानों की पार्टी थी और एक इंडिया की पार्टी थी। तो कायद-ए-आज़म ने इनको ज्वाइन करने के बाद पहला काम क्या किया कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम करें, मतलब कि हिंदू मुस्लिम में क्या करें, इनमें इनको एक दूसरे के करीब लाए। फिर जिन्ना also made an agreement between Indian National Congress and Muslim League in December 1916 known as Lucknow Pact। फिर जिन्ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान एक मुआहदा किया दिसंबर 1916 में दोनों के दरमियान एक मुआहदा किया जिसको हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं, इसको हम कहते हैं लखनऊ पैक्ट, ठीक है। The pact dealt both with the structure of the government of India and with the relation of the Hindu and Muslim communities। पैक्ट में क्या था, पैक्ट कहते हैं मुआहिदा को, एग्रीमेंट को। पैक्ट में गवर्नमेंट की बात हो गई थी, इंडिया की गवर्नमेंट की, ठीक है, एंड विद द रिलेशन ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज, और हिंदू और मुसलमानों की जो बिरादरी थी उनका आपस में, दोनों कौमों का आपस में जो ताल्लुक था, रिलेशन था, इसी पैक्ट में इन दो चीजों के बारे में बात हुई थी। His effort to get the pact approved made him to a title of ambassador of Hindu Muslim unity। और इस पैक्ट की वजह से वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी मतलब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर बने, एम्बेसडर सफीर बने वो। By 1918 फिर 1918 में मोहनदास गांधी had become one of the main leaders of the Congress party। 1918 में जो गांधी थे पाकिस्तान के लीडर थे कायद-ए-आज़म और इंडिया के लीडर थे गांधी, ठीक है। जिस तरह हमें हमारी हिस्ट्री में, हमारी तारीख में कायद-ए-आज़म को जाना जाता है, इस तरह वहाँ इंडिया में गांधी है, ठीक है। तो 1918 में गांधी had become one of the main leaders of the Congress party। वो कांग्रेस पार्टी की एक अजीम लीडर बन गई थी, लीडर मीन रहनुमा बन गई थी। जिन्ना एंड गांधी had different mind। जिन्ना और गांधी के मतलब दोनों के माइंड में डिफरेंस था, दोनों के ख्यालात एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। गांधी wanted a non-violent protest to gain independence while Jinnah wanted constitutional struggle to gain independence। और दोनों आजादी चाहते थे, ठीक है, अपने अपने कौम की, लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से चाहते थे। Their different thoughts led Jinnah to leave the Congress party in 1920। और दोनों के ख्यालों में बहुत ज्यादा फर्क था, बहुत ज्यादा गैप था, डिफरेंस था, और इसी की वजह से कायद-ए-आज़म ने 1920 में क्या किया, कायद-ए-आज़म ने 1920 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, ठीक है। At this time, Jinnah brought out a program to reduce the difference between the Congress Party and the Muslim League, which was called Jinnah's 14 points। फिर इसी दौरान क्या हुआ कि जिन्ना ने अपने 14 नुकात भी पेश किए। अच्छा, कांग्रेस के बारे में पूछे, व्हाट इज कांग्रेस? कांग्रेस क्या है कि कांग्रेस मैंने बताया कि हिंदू की पार्टी थी, ठीक है, हिंदू की पार्टी थी। इधर हमारी मुसलमानों की पार्टी थी मुस्लिम लीग, और वहां कांग्रेस हिंदू की पार्टी थी। मुस्लिम लीग बना था 1906 में और कांग्रेस 1885 में बना था, ठीक है। तो सबसे पहले ये कांग्रेस बना था इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट जो बरसगीर था उसमें पहले कांग्रेस बना था 1885 में। तो पहले कांग्रेस ने क्या कहा जब ये बना 1885 में, तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी जो होगी मुसलमानों और हिंदू दोनों के लिए काम करेगी। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जो हिंदू लोगों की ज़हनियत थी वो मुसलमानों के सामने खुल गई उनकी, और उन्होंने सिर्फ
हिंदू लोगों के लिए काम किया और मुसलमानों को इग्नोर करना शुरू किया। तो जब मुसलमानों को पता चल गया कि तो सिर्फ हिंदू के लिए काम करे, हमारे लिए तो काम नहीं करे, हमारे साथ ये लोग सिंसियर ही नहीं है, मुखलिस नहीं है, ये सिर्फ हिंदू की पार्टी है, तो फिर 1906 में कांग्रेस के अगेंस्ट क्या बना, मुस्लिम लीग बना। तो वो इंडिया के लोगों की पार्टी थी और मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी थी। तो इस तरह दो पार्टीज क्या थी, टू पार्टीज वर फॉर्म्ड इन द सबकॉन्टिनेंट। एनी क्वेश्चन यू हैव? अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, हम आपको स्लाइड्स दोबारा दिखा रहे, यू कैन टेक फोटोज। स्लाइड से पिक्चर्स ले ली। A politician, lawyer, and Pakistan's first Governor General, known as Quaid-e-Azam or Great Leader. His father was a prosperous Muslim merchant named Jinnah Punja. आप इससे पिक्चर्स ले लें, स्क्रीनशॉट्स ले लें इससे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। In the next lecture we will do the remaining topics.